तो आज का पाठ है पाठ नंबर 2 अध्याय 2। और अध्याय 2 में जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताऊंगा आज। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इस पार्ट में जो ये लेसन नंबर 2 है 9th की किताब का, 9th की बुक का, उसमें जहाँ जहाँ बताऊँ हमें निशान लगाने हैं आज। तो ये हम देखना चाहेंगे इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते क्या शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले जो भी इसमें इम्पोर्टेंट है वो निशान लगाते चलेंगे, पढ़ना सब है। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर शुद्ध शब्द ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं अर्थात शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण। मतलब अगर ये लिख कर आ जा शुद्ध, तो आम व्यक्ति क्या समझता है कि ये जो वस्तु है जो हम खरीद कर लाए हैं ये पूरी तरह से क्या है, शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट ना है। लेकिन वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, इसमें वैज्ञानिक लोग इसे शुद्ध नहीं मानते। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण ये शुद्ध नहीं है। मतलब सब मिश्रण बन जाते हैं, मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों का मिलना मिश्रण कहलाता है। और दो चीज़ें मिल गई तो मिश्रण बनाएंगे, और मिश्रण कभी शुद्ध नहीं हो सकता क्योंकि शुद्ध केवल एक पदार्थ होता है। आगे इसका तात्पर्य है उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लगाएंगे। वैज्ञानिक क्या मानते हैं? पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही कणों से मिलकर बना होता है। मतलब अगर लगा लो मैंने सोडियम लिया, सोडियम, और मैंने सोडियम ही है, अगर मैंने बहुत सारा सोडियम ले लिया, बहुत सारा, अगर बहुत सारा ढेर 10 ग्राम 10-20 ग्राम से भी ज़्यादा, तो उसमें सारे के सारे कण कैसे होने चाहिए? सोडियम के ही होने चाहिए। उनकी जो प्रकृति है सोडियम की जैसी ही प्रकृति होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं शुद्ध पदार्थ है। अगर मैं इसके अंदर सोडियम की जगह लगा लो मैंने क्लोरीन भी ले लिया, अब ये मिल गया NaCl। NaCl नमक है, NaCl के लिए कहते हैं साधारण नमक। तो इसके अंदर सोडियम भी है, क्लोरीन भी है, तो ये शुद्ध नहीं कह सकते। वैज्ञानिकों की जो भाषा है उसमें हम इसे शुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी रासायनिक प्रकृति भिन्न हो गई, कि सोडियम की अलग हो गई, क्लोरीन की अलग हो गई, तो इसलिए ये शुद्ध पदार्थ ना है। लेकिन जबकि अगर खाली सोडियम ही होता और उसके कण सारे के सारे कण एक ही प्रकृति के होते, तो हम कह सकते थे कि ये पदार्थ कैसा है, शुद्ध है। तो ये निशान यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएंगे, इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखेंगे, जब हमने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, मतलब जब हम देखते हैं तो सभी पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने हैं। जैसे पानी में भी अगर है तो देखो H2O, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, ये दो तत्वों से मिलकर बना है। और ऐसे ही क्या कहते हैं, NaCl, नमक के लिए ले लीजिए NaCl, है ना, AgCl, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जितने पदार्थ हम देखेंगे आसपास में वो दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है। आगे देखेंगे, पढ़ेंगे मिश्रण क्या है। मिश्रण क्या है? मिश्रण तो मतलब 6ठी 7वीं किताबों में हमने पढ़ लिया होगा। तो इसमें क्या होता है, मिश्रण क्या है? मिश्रण दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक जो तत्व हैं आपस में, कोई भी पदार्थ जो जुड़ जाते हैं तो वो मिश्रण कहलाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का जुड़ना मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण भी दो प्रकार के होंगे। इसमें देखो मिश्रण क्या? मिश्रण एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। शुद्ध तत्व होने चाहिए। मिश्रण क्या है? तो मिश्रण क्या है? मिश्रण मिश्रण क्या है? मिश्रण एक से अधिक तत्वों का यौगिकों से मिलकर बना, मतलब एक या एक से अधिक शुद्ध यौगिक तत्वों से मिलकर बना। विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे, ये सोडियम है एक क्लोरीन है। इन दो तत्वों से जो शुद्ध हैं आपस में, उनसे मिलकर बने हुए पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ये ऐसी कैसी डेफिनेशन एग्जाम के अंदर मिल जाती है। मिश्रण क्या है? मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण है, ऐसा भी मतलब आ जाता लिख के। दो या दो से अधिक अशुद्ध तत्वों का मिश्रण है, ये भी लिख कर आ सकता है। दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों का मिश्रण है, तो शुद्ध तत्वों वाला मिश्रण जो है वो ठीक होगा। ये बात बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली है। आगे देखेंगे, आगे क्या है, मिश्रण के प्रकार, ये सब पढ़ना है। इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट ना है, लेकिन इसमें देख लेंगे मिश्रण के प्रकार क्या है। मिश्रण कितने प्रकार होता है? अवयवों की प्रकृति, अवयव जो होते हैं, अवयव किसे कहते हैं मैं अवयव बताता हूँ। पहले ये जो वर्ड है इन्हें देखेंगे, जैसे ये Na है और ये Cl है,
तो Na जो घुला हुआ है, Na और Cl ये अवयव होंगे। अलग अलग की बात करें तो Na एक अलग अवयव है और Cl अलग अवयव है। इन्हें अवयव कहेंगे, मतलब जो पदार्थ के जो कण होंगे उन्हें अवयव कहेंगे। मतलब ये Na कण है, ये Cl कण है, तो ये अवयव कहलाते हैं। तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस अब आगे अगले पेज की ओर बढ़ेंगे। ये पढ़ गए हम अलग पेज की ओर। तो मिश्रण तो मतलब कक्षा 7 या छठी में पढ़ लिया होगा हमने, कक्षा 6 में या 7 में जो हम पढ़ के आए हैं। कक्षा 6 या 7 में जो पढ़ा है उसमें मिश्रण की डेफिनेशन क्या है। मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों का, मतलब दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों का मिश्रण होता है। लेकिन मिश्रण की प्रकृति जो होती है, मिश्रण जो दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। नया पेज लूँगा उसे बताऊँ। समांगी मिश्रण होता है एक, समांगी मिश्रण, और एक होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, अब ये डेफिनेशन हमने नवीं में बहुत, मतलब छठी सातवीं क्लास में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी होगी। समांगी मिश्रण क्या होता है, वो मिश्रण जिसमें जो पदार्थ के कण हैं वो पूरी तरह से घुल जाते हैं, मतलब जो घुल जाते हैं और बाद में भी हम उन्हें अगर निकालने भी चाहे उन कणों के लिए तो कैसे निकालेंगे, बाष्पीकरण से निकालेंगे, या तो बाष्पीकरण करके निकालेंगे या पृथक्करण विधि द्वारा निकाल लेंगे। लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, विषमांगी मिश्रण में जब हम घोलेंगे तो उसमें क्या होगा, पदार्थ के कण घुलेंगे ही ना, थोड़ी बहुत देर बाद वो जमीन में बैठ जाएंगे, जैसे रेत और पानी का मिश्रण। रेत और पानी का मिश्रण, और ये क्या है, चीनी और नमक का घोल कह लो, तो वो समांगी मिश्रण में आएंगे। अब मैं बताऊँ आगे, एक नया टॉपिक आ जाता है बिलियन। अब बिलियन क्या है, बिलियन के बारे में बताता हूँ। बिलियन क्या है, पहले बिलियन के बारे में समझो। बिलियन क्या है, बिलियन बिलियन जो होता है, बिलियन की अगर डेफिनेशन देखूं तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। बिलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण नहीं होता। कौन सा होता है, समांगी मिश्रण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिलियन में। अगर बात करें बिलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लिखा बिलियन क्या है, बिलियन एक समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण हो तो उसे गलत कर देंगे क्योंकि ये समांगी मिश्रण है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है बिलियन। बिलियन के बारे में पढ़ना चाहेंगे, बिलियन क्या है देखो, ये बिलियन क्या है। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आगे है, आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के बिलियनों को देखते होंगे। ये अब आगे इसमें निशान लगाना, जो मैंने निशान लगाया जहाँ जहाँ, बस उसी जगह निशान लगाना है और उसे बाद में हमें रिवीजन मारना है एक बार बस। और मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी ऐसे ही बता दूंगा किसी दिन, सारे के सारे पार्ट होके कि करके के कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के बिलियनों को देखते होंगे। नींबू, जल, सोडा आदि बिलियनों के उदाहरण हैं। तो बिलियन क्या है, पहले बिलियन को समझो। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। यहाँ तक हमें लगाना निशान, मैं भी बता भी चुका हूँ अगले पेज में। समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी होता है, उसे गलत कर देंगे। अगली बात है, जिसमें ठोस या द्रव गैस मिले हो लेकिन प्रकृति में ठोस बिलियन मिश्र धातु। अगर हम ठोस बिलियन की बात करें, ठोस बिलियन मतलब अगर हम अपनी देखें आसपास की वस्तु में तो हमें ठोस बिलियन कहाँ मिलेगा, तो मिश्र धातु मिलेगा। मिश्र धातु जैसे स्टील मिश्र धातु होती है। स्टील मिश्र धातु है। टीन नहीं, स्टील है। स्टील, पीतल मिश्र धातु होती है। तो पीतल जो है एक समांगी मिश्रण है, सही है, समांगी मिश्रण है, लेकिन वो प्रकृति कैसी है उसकी, ठोस। वो देखने में कैसा, ठोस है। गैसीय विलयन कैसा, वायु। गैसीय विलयन वायु, वायु क्या है, विलयन है। अब वायु की बात हम करें तो वायु समांगी मिश्रण है, विषमांगी। तो वायु विषमांगी मिश्रण होता है, वो सॉरी वायु समांगी मिश्रण होता है, ये समांगी मिश्रण होता है वायु। गैसों का समांगी मिश्रण होता है वायु। तो अगले पेज पर आएंगे तो पढ़ेंगे, अगले पेज पर क्या है, बिलियन के कणों में समांगिता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है, मतलब बिलियन के जो कणों में समांगिता होती है, अगर हम एक बार घोल दें तो उनका स्वाद जो है उन्हीं में मिल जाता है। आगे देखें मिश्र धातु के यहाँ,
मिश्र धातु के बारे में जाने तो ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। मतलब इसमें धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं को मिला के ठोस प्रकृति में हम क्या बना लेते हैं, मिश्रण बना लेते हैं। उसे किस प्रकार का मिश्रण, समांगी मिश्रण। भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। ये पढ़ना है। अब इसमें पीतल, देखो पीतल एक मिश्र धातु है, जिंक मिश्र धातु है, कॉपर मिश्र धातु है। पीतल, ये मतलब ये पढ़ना है, ये सबने थोड़ा थोड़ा करके। किसी विलयन को दो भागों में, किसी विलयन के दो भाग होते हैं, एक विलायक और एक विलय। मतलब दो मैं इसे समझाता हूँ नए पेज पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जो मैं बता रहा हूँ। तो किसी विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन, अगर हम बात करें विलयन की, विलयन की बात करूं, विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं। नंबर एक होता है विलय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत प्यार से समझना है, इसे लिख लेना है, मतलब किताब के ऊपर ही लिख लो एक साइड को, विलय। और नंबर दो विलायक, और उसके बाद में तुम्हें निशान ला के बताऊँगा मतलब कहाँ से कहाँ तक है। विलय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं कम मात्रा वाले पदार्थ, जो कम मात्रा के, देखो इसमें कम अक्षर है, ऐसे ध्यान रखेंगे, इसमें कम अक्षर है तो कम मात्रा वाला पदार्थ है। कम मात्रा इसकी अधिक मात्रा होती है, इसकी अधिक मात्रा होती है, क्योंकि इसमें अधिक अक्षर है, ऐसे ध्यान रखेंगे, है ना। तो अधिक मात्रा जिसमें विलयन में जिसकी ज़्यादा मात्रा होगी वो क्या कहलाएगा, विलायक, और जिसकी कम मात्रा होगी वो क्या कहलाएगा, विलय। तो कोई पदार्थ, कोई विलयन दो अवयव होते हैं किसी विलयन के, एक तो विलय होता है और एक विलायक। तो किसी विलयन के दो अवयव होते हैं, विलय विलायक। कम मात्रा वाले के लिए विलय कहते हैं और अधिक मात्रा के लिए विलायक कहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन भी आता है कि विलय को विलय के लिए विलायक में घोला जाता है, विलायक विलय में घुलता है। हमेशा विलय जो होता है विलायक में घुलता है, कम मात्रा वाला अधिक मात्रा वाले में घोलते हैं, कभी भी ज़्यादा मात्रा वाले के लिए कम मात्रा में नहीं घोलते। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि विलय के लिए विलायक में घोला जाता है, विलायक को विलय में, तो विलय के लिए विलायक में घोला जाता है, कम मात्रा वाले के लिए अधिक मात्रा में घोला जाता है। तो ये बात हम एक अलग पेज पे लिख लेंगे। अब मैं बताता हूँ, देखो क्या है, कहाँ पढ़ रहे थे हम। देखो अब इसमें आया हुआ है, देखो ऐसे वैसे ही, विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। मतलब जो दूसरे पदार्थ इसमें आके मिलते हैं, ना कि ये किसी दूसरे में जाके मिलता हो, तो उन्हें विलायक कहते हैं। ये मतलब लाइन लगाने बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। ये बड़े बड़े क्लास वाले बच्चे जो होते हैं उन्हें बहुत मुश्किल समझ में आती है, मैं जो बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सब बन जाते हैं। मतलब ये निचली स्तर की क्लास बेशक है, लेकिन इसमें बहुत काम की चीज़ दे रखी है। विलयन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है, जो विलायक में घुल जाता है उसे विलय कहते हैं। मैंने जो अभी बताया वही बात ये लिखी हुई है, आगे देखेंगे। ये उदाहरण दे रखे हैं दो चार, इन्हें पढ़ के देख लेंगे। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल है ठोस का। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। मतलब एक चीनी ठोस है, जल कैसा तरल है, तो ठोस पदार्थ किसमें घुल गया, जल में घुल गया, तो ये मतलब उसी का उदाहरण है। इनमें चीनी विलय है, चीनी कम मात्रा में घुली होगी, और विलायक चीनी में पानी घुला जाता है, पानी में चीनी, तो हम बात करेंगे पानी में चीनी घुल जाती है, ना कि चीनी में पानी। ये बात मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुनने लायक है कि तो जो घुल रहा है, जो चीज़ घुलेगी वो विलय कहलाएगी। जैसे चीनी इसके अंदर घुल रही है तो चीनी क्या है, विलय है, और जल विलायक है। ऐसे इसके अंदर और बहुत सारे हमें एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सारे के सारे हमें पढ़ने हैं ना, मतलब छोड़ना ना है, ये इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब आगे देखें विलयन के कौन कौन से गुण हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लगा लेंगे। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कणों का व्यास 10⁻⁹ मतलब नैनोमीटर। जब -9 लग जाता है किसी के हाथ पे तो उसे कहते हैं हम नैनोमीटर। जब किसी के हाथ पे ये लग जाए तो नैनोमीटर बन जाता है, जिसकी पावर -9, जिसकी पावर 9 हाथ लग जाएगी वो नैनोमीटर बन जाएगा। और जो नैनोमीटर इतना छोटा जो हमारी आंखों से दिखेगा भी ना। फिर अगला देखेंगे, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। देखो विलयन के जो कण होते हैं, विलयन की बात बताऊँ, विलयन कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि जो प्रकाश की किरण जो वो चली जाती है निकल कर आर पार, उसमें क्या कहते हैं, उसमें विलयन के कण दिखाई नहीं देंगे। और जो कण दिखाई देते हैं, जब हम लाइट मारते हैं किसी विलयन पे और कण दिखाई देने लगे, मतलब जैसे
कोई भी पदार्थ हो जैसे शहद वगैरह, अगर हम उसमें लाइट मारें तो उसमें छोटे छोटे कण जो है ना दिखने लगते हैं। मतलब अगर हम रात में लाइट मार के देखें उसके ऊपर तो दिखने लगेंगे। तो ये कण जो दिखते हैं इनके लिए क्रिस्टल कहते हैं, इन्हें क्रिस्टल कहते हैं, जो कण हमें दिखाई देते हैं। सही है। अब छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। तो विलयन कैसा है, एक स्थायी अवस्था आ जाती है। विलयन जब घोल देते हैं तो वो स्थायी कंडीशन पकड़ लेता है आपने, कि अगर हम उसमें से किसी चीज़ को अलग भी करना चाहें तो कर नहीं सकते। ये बात इंपॉर्टेंट है। आगे विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता क्या है। एक ही पदार्थ के दो अभाव के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलय और विलायक पदार्थ होते हैं। मतलब कोई विलयन दो खंडों से मिलकर बना है, एक विलय होता है एक विलायक। हम इसकी सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, तो टोटल विलयन, पहले टोटल विलयन अभी मैं बताऊँगा, इसमें आगे आएगा। हम बस इसे मतलब पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, जहाँ जहाँ मतलब इम्पोर्टेंट है। ये पेज ख़त्म, नया पेज देखेंगे। नए पेज में देखो, क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड जल में घुली मई मात्रा बराबर है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलय में विलय पदार्थ घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, लगा लेनी है यहाँ से, जहाँ से मैं इसे लगाता हुआ ला रहा हूँ इंटरलाइन यहाँ तक, कि किसी निश्चित तापमान पर कोई फिक्स टेम्परेचर होनी चाहिए, किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर, जिसका टेम्परेचर फिक्स है। मतलब जैसे 10 डिग्री सेल्सियस पर घुलना है, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर कोई दूसरा पदार्थ अगर उसके अंदर घुल जाता है, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस पे दोनों पदार्थ आपस में मिल जाएं, तो वो विलयन कैसे कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। जिसका एक निश्चित तापमान हो, निश्चित तापमान वाले विलयन क्या कहलाते हैं, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे। अब आगे है विलय पदार्थ में वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। मतलब विलय पदार्थ में जो मात्रा विलायक की जो संतृप्त विलयन में उपस्थित है, विलय पदार्थ जो भी, एक तो विलायक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से समझने की, बहुत ही गौर से समझने वाली विलायक है। अगर आप समझ गए तो ज़िंदगी में कभी ना भूलोगे, ये विलायक है। और विलायक के अंदर जब मैं जो चीज़ घोल रहा हूँ, और इसका एक फिक्स टेम्परेचर भी है, तो जो चीज़ इसके अंदर घुल रही है वो घुलनशीलता कहलाती है। मतलब एक फिक्स ताप पर अगर हम विलायक के अंदर कोई विलय पदार्थ घोलें तो वो उसकी घुलनशीलता कहलाती है। ये बात कही गई है। ये कोई भारी टॉपिक ना है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आगे देखेंगे। यदि विलयन में एक विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। हाँ, अगर हम किसी विलयन में अगर हम किसी विलय घोल रहे हैं और वो उसके फिक्स टेम्परेचर से या तो कम हो या ज़्यादा हो, उसके फिक्स टेम्परेचर से, जो उसका एक फिक्स टेम्परेचर संतृप्त विलयन का उससे कम हो या ज़्यादा हो, तो वो विलयन कैसे बन जाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ये भी बात ऐसी की ऐसी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ना बहुत गौर से पढ़ने की चीज़ है ये। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता मतलब ये तो भी पता है कम हो, तो यदि आप विशिष्ट ताप पर संतृप्त विलयन लें और इसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा। आगे देखो, ये भी मतलब ऐसे ही है। इसे देखो, विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थों की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसमें डेफिनेशन तो ना पूछी जा रही है, विलयन की सांद्रता निकालने के लिए आती है, तो मैं उसका बता दे रहा हूँ कैसे निकाली जाती है। तो ये इसके सूत्र हैं, या तो विलयन का द्रव्यमान दे रखा हो तो विलय के द्रव्यमान के साथ प्रतिशतता निकाल सकते हैं, अगर हमसे परसेंटेज आती है तब। अगर विलयन का आयतन दे रखा हो तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर इसमें देखो कई सारी चीज़ें दे रखी हैं। यदि विलयन का द्रव्यमान टोटल द्रव्यमान दे रखा हो तो भी हम विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। इसमें ये जो एग्जाम्पल दे रखा है ये समझाऊँ मैं। एक विलय पदार्थ है जो किसी विलयन में घोला गया, कोई विलयन है, एक ये वाला जो है मैं इसे यहीं समझा दे रहा हूँ कि एक विलय पदार्थ है जो विलायक के अंदर घुला है, तो इन दोनों को मिलने से तो विलयन बनेगा। विलय और विलायक मिलेंगे तो विलयन बनेगा। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे पहले, तो कितना हो गया, 40 और 320 हो जाता है 360। मतलब तो ये टोटल विलयन बन गया। विलय और विलायक पदार्थ जोड़ते हैं तभी तो विलयन बनेगा। और विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, 360। अब हमें चाहिए नमक का पूछा है। अगर जल का पूछते तो जल का लेते ऊपर, अगर नमक का पूछा तो नमक का लेंगे। तो नमक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 40। इसमें गुणा में 100 लगा देते हैं, परसेंटेज पड़ी हो तो। 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 1 जीरो से 0 कट जाएगा,
नहीं ये वाला काटो, इससे ये वाला, ये दोनों बरकरार रखो। 4 निम 36, 1/9 हो गया, कितना आएगा 1/9। 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है 11:1/9%। मतलब तो अगर हम देखें तो कितना परसेंट है, तो 11%। 11% इसके अंदर बिलियन है, 11.1%, मतलब ये दे रखा है। तो इसमें 40 जो है वो क्या है इसके अंदर, नमक का। और टोटल बिलियन, बिले और बिलायक मिलाकर जो बनाया था, कितना बनाया था मैंने 360 मल्टीप्लाई 100, तो ये परसेंटेज जब हल करेंगे तो ये आएगा। ये क्वेश्चन इस पर आया हुआ क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे होते हैं इसके क्वेश्चन। निलंबन क्या है, निलंबन क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है, मतलब जब जब एक कोई कण घुले ना, किसी पदार्थ कोई विलयन हम घोल रहे हैं और उसमें वो कण घुले ना और स्पष्ट दिखाई दें, तो वो कहलाते हैं निलंबन। तो निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम समष्ट निलंबित रहते हैं, मतलब घुलते भी ना है और अलग भी ना होते हैं, मगर उसमें तैरते रहेंगे, तो वो निलंबन कहलाते हैं और कणों से और आंखों से दिखाई देते हैं। और जब हम इस पर लाइट मारेंगे प्रकाश की, तो वो प्रकाश की लाइट भी, प्रकाश का मार्ग भी दिखाई देगा, प्रकाश का मार्ग भी दिखाई देगा निलंबन के अंदर। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगले पेज पे आएंगे, निलंबन के गुण, निलंबन के गुणधर्म, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, कई कई बार पढ़ के जब हमें समझ में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब होती है और यहीं से पूछ जाएगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड मतलब 10th तक का ही साइंस पूछ जाएगी। ये स्पष्ट रेलवे ने कह दिया है कि 10th तक की साइंस ही आएगी, इससे ज़्यादा साइंस पढ़ो तो ना पढ़ो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक विस्मांगी मिश्रण है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, मैंने ये बताया था, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। मतलब अगर हम किसी भी ऐसे कण, मतलब ऐसे विलयन के ऊपर लाइट मारें जिसमें प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई दे, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। विलयन कैसा स्थायी है और निलंबन कैसा अस्थायी विलयन है। तो आगे देखेंगे कोलाइड विलयन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोलाइड विलयन देखो, ये है कोलाइड या कोलाइड विलयन, कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। मतलब जैसे निलंबन होता है, निलंबन में कण तैरते हैं, ऐसे ही कोलाइड में तैरते हैं। लेकिन क्या होता है, निलंबन के कण जो होते हैं बड़े होते हैं और कोलाइड के कण छोटे होते हैं, जिसके कारण ये नीचे नहीं बैठते और ये समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कोलाइड और निलंबन में क्या फ़र्क है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि निलंबन के कण बड़े होते हैं और कोलाइड के कण, जो गुण निलंबन दर्शाता है वही गुण कोलाइड भी दर्शाता है। लेकिन ये एक निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है और कोलाइड एक समांगी मिश्रण, बस इतना फ़र्क है। इसमें भी मार्ग दिखाई देता है, कोलाइड के अंदर भी मार्ग दिखाई देता है प्रकाश का। देखो ये पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम द्रव में गैस मिलाएं, अगर द्रव में गैस मिलाएं तो क्या बनेगा, एरोसोल। ठोस के अंदर गैस मिलाएं तो बनेगा एरोसोल। एरोसोल का उदाहरण क्या है, जैसे कोहरा। कोहरा जो होता है, द्रव के अंदर गैस मिली होती है तो मतलब क्या बन जाता है, कोहरा, बादल, कुहासा। ऐसे द्रव के उदाहरण धुआं, स्वचालित वाहन का निर्धारण, मतलब अब गैस के अंदर अगर द्रव मिलाएं तो फोम बनेगा, जैसे शेविंग क्रीम जो होती है। द्रव के अंदर द्रव मिल जाए तो इमल्सन बनता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पिछली बार आया हुआ था ये। द्रव में अगर द्रव मिलाए तो क्या बनता है, इमल्सन। जैसे दूध, फेस क्रीम, ये सब पायस भी कहते हैं, पायस ये लिख लेना। मतलब पायस क्या है, इमल्सन के लिए ही पायस कहते हैं। आगे है, अगर ठोस में द्रव मिला तो पढ़ना है। ये सब मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करने हैं, मतलब इन्हें भी रिपीट करना है बार बार, मतलब क्या पूछा जा रहा है क्या ना पूछा जा रहा है। आगे देखेंगे, आगे कुछ रहता ना क्या, देखो ये रह गया। देखो ये विस्मांगी मिश्रण है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश को फैलने के कण होते हैं। देखो आपने देखा होगा कि जब एक मतलब घर में जो मतलब होती है दराज, उसमें से कोई लाइट आ रही है, प्रकाश की छोटी किरण, और इसमें जब ये घर तक आती है तो इसमें छोटे 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 कण तैरते हुए नजर आते हैं, उन कणों को कोलाइड कण कहते हैं। मतलब ये डेफिनेशन नहीं है, जबकि वो क्योंकि वो क्या है, वो प्रकाश का मार्ग दिखाई कर रही है, मतलब वो ऐसे हमें कहीं भी प्रकाश की किरण आती दिखाई नहीं देती, लेकिन जब ये कण मौजूद होंगे तो प्रकाश की किरण स्पष्ट दिखाई देती है कहाँ कहाँ से होकर आ रही है, तो इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। कोलाइड विलयन का ये एक अपना गुण है, जिसे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। जब एक घने ये मिटा दूँ मैं इसे, जहाँ जहाँ मैं लाइन लगा रहा हूँ वहाँ सब में लगानी है। जब एक घने जंगल के आच्छादन
जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहाँ हम टंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल में कोहरे के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइट कणों को समान व्यवहार करते हैं। जो कोलाइट कणों के समान व्यवहार करते हैं, जंगलों में क्या होता है, जल के छोटे छोटे कण होते हैं। तो जहाँ भी मतलब फिल्मों में भी होता है इस तरह का कि पेड़ हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बाग हैं और उसमें प्रकाश की किरण स्पष्ट दिखाई देती है इधर से मतलब, तो वो टिंडल प्रभाव के कारण होती है। इसमें ये बताया आगे देखेंगे, ये देखो टिंडल प्रभाव का एक चित्र भी है, देखो इस तरह का, जब जंग फिल्मों में भी होता होगा ऐसा। तो इसमें स्पष्ट से सूर्य की जो किरणें हैं वो आती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इसके अंदर जल के कण हैं छोटे छोटे, जो प्रकाश के कण को, प्रकाश की दिशा को बता रहे हैं, प्रकाश इधर उधर से होकर आ रहा है। अब कोलाइट कणों के गुणधर्म, जो गुणधर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तक मैं कितने गुणधर्म बता चुका, बिलियन के बता दें, निलंबन के बता दें, अब ये कोलाइट के। ये एक विस्मांगी मिश्रण है, मतलब समांगी जैसे प्रतीत होता है लेकिन है विस्मांगी, क्योंकि घुलते ना पूरी तरह से। जब कण पूरी तरह से घुल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं हम कि समांगी मिश्रण। ऐसे ही एक विस्मांगी मिश्रण है। कोलाइट कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते, आंखों से नहीं देख सकते कि ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। इनको शांत छोड़ देने पर तब ये कण तल में बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण जो विधि होती है, अपकेंद्रीकरण मैं भी बताऊंगा। अपकेंद्रीकरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है इस पर भी। अपकेंद्रीकरण क्या चीज़ है? अपकेंद्रीकरण जो होता है ये अपकेंद्र बल होता है, जो जो क्या कहते हैं, किसी भी मतलब ये पदार्थ कोई है तो पदार्थ के केंद्र से अंदर बाहर की ओर लगता है, पदार्थ के केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो जो भी कण है, जो मतलब पदार्थ के केंद्र से बाहर की ओर लगेगा, केंद्रीय बल कहलाएगा। जैसे मतलब मक्खन का, जैसे मक्खन जो होता है, मक्खन घर में मक्खन क्या होता है कि जो दूध होता है, दूध के अंदर जो क्रीम निकलती है उसमें, मतलब क्रीम के बाद जो घी बनाने तक की प्रक्रिया वो मक्खन तक पहुंचती है। मक्खन बनाने को, मक्खन बनाने की जो विधि है वो कैसी है? अपकेंद्रीकरण द्वारा। और जो हमारे ब्लड होता है, चलिए, जब जो ब्लड होता है हमारा ह्यूमन ब्लड, उसके अंदर से प्लेटलेट्स अलग करना, प्लेटलेट्स की संख्या अलग करना, ये उसमें से जैसे प्लाज्मा वगैरह अलग करने की जो क्रिया होती है अपकेंद्रीकरण द्वारा होती है। क्योंकि ये जो कण हैं, प्लेटलेट्स है ना, लिम्फसाइड्स, जितने भी होंगे, जितने भी कण हैं जो हमारे रक्त के अंदर घुले हैं, वो कैसे कण हैं? वो सब कोलाइट कण होते हैं, समझे? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण दूध को मथने की क्रिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दूध को मथने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? अपकेंद्रीकरण द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे आ जाएगा, टिंडल प्रभाव किन कणों से संबंधित है? टिंडल प्रभाव कोलाइडी कणों से संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रवस्था और परीक्षण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का ये घटक परिक्षिप्त कणों और कोलाइड के रूप में रहता है। ये पढ़ना है, ये मतलब इसके बारे में पढ़ना है, कोलाइड के बारे में कहाँ कहाँ तक है ये सब पढ़ना है। मतलब मिश्रण की घटकों को पृथक करना, मतलब मिश्रण को कैसे कैसे अलग करें, मिश्रण को अलग करने की कौन कौन सी विधि है। तो प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते, ये बात वैज्ञानिकों की तकनीकी मानती है, शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए निम्न प्रकार की विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक पृथक मतलब अलग करना, मिश्रण, कोई मिश्रण है किस चीज़ का और उस मिश्रण से में कोई अलग एक चीज़ अलग करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बताना है इसमें। आगे है विस्मांगी मिश्रण को साधारणतः भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकी का उपयोग किया जाता है। मतलब हमें कुल मिला के जैसे पानी और तेल को अलग करना होगा, तो कौन सी विधि है? वो पृथक्करण विधि है। और उसके अंदर एक कीप लेते हैं, कीप के ऊपर तेल ऊपर आया था, क्योंकि तेल का जो घनत्व होता है पानी की अपेक्षा कम होता है, इसलिए तेल ऊपर तैरता है। और क्या कहते हैं, पानी का घनत्व अधिक होता है, जिसलिए पानी नीचे रह जाता है। तो अब जब इसे नीचे के मतलब छोड़ते हैं धीरे धीरे करके, तो पानी नीचे की और पानी अलग। अभी एक चित्र भी दिखाया जाएगा, उसके द्वारा समझाऊंगा। देखो, अगर हम वाष्प द्वारा किसी पदार्थ को अलग करें तो भी हो जाएगा। जैसे नमक और पानी से मुझे नमक अलग करना है, तो उसमें से पानी को वाष्प के द्वारा उड़ा देंगे, नमक बच रहेगा, तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण मैंने पिछली वाले क्लास में पढ़ाया था। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण किसी भी द्रव पदार्थ को उसके क्वथनांक से नीचे, उसके क्वथनांक
क्या होता है, क्वथनांक वो है जिस पर वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो उसके क्वथनांक से नीचे ताप पर, उसके क्वथनांक से निचले ताप पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, बाष्पीकरण कहलाती है, जिसमें केवल भाप बन के उड़े। ज़्यादा टेम्परेचर, समुद्र के किनारे जो होते हैं, समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती हैं जिसमें समुद्र का पानी भर जाता है और कुछ दिनों बाद वो वाष्प बनकर सूख जाता है। तो यहाँ पर नमक बच रहती है, जो नमक हम रोज़ के खाने में लाते हैं, उनके अंदर आयोडीन मिला दिया जाता है। स्याही जल के रंग का एक मिश्रण है। स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। स्याही घोल देंगे, जो कलर पेंट जो होते हैं उसके अंदर हम अगर स्याही घोलें और जल का मिश्रण है वो, लेकिन हमें अब क्या करना है, इस प्रकार हम विलायक से विलय पदार्थ को बाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। अगर हमें खाली रंग रंग बचाना, पानी उड़ाना है, तो क्या करेंगे, उसे हम गर्म कर देंगे। हमने देखा भी होगा कि जो रंग करने वाली जो होती है, मतलब रंग करने के लिए जो भी बर्तन का उपयोग करेंगे उसको कुछ दिन रखने के बाद उसमें सिर्फ रंग रंग बचता है, पानी गायब। दूध से क्रीम कैसे अलग करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पृथक्करण विधि द्वारा। ये जो है अपकेंद्र बल का जो है ना, वो उदाहरण है यहाँ पर। तो मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो आजकल हम बाज़ार में संपूर्ण फुल क्रीम, टोड मिल्क क्या होता है, टोड मिल्क वो मिल्क होते हैं जिसके अंदर क्रीम की मात्रा अधिक होती है, क्रीम की मात्रा अधिक होती है, वो टोड मिल्क होते हैं। ये हमें कृषि विज्ञान में पढ़ने के लिए मिला है। आगे देखो, डबल टोड जिसके अंदर वसा की मात्रा और अधिक हो जाए। दूध पहली पैक ट्रेडपोक में दूध के इन प्रकार के भिन्न मात्रा को बसा होती है, मतलब इनमें टोड मिल्क में बसा की मात्रा अधिक होती है। डबल टोड में और ज़्यादा हो गई, पॉलीपैक में और ज़्यादा हो गई। जिसके अंदर बसा की मात्रा ज़्यादा होती है टोड मिल्क कहते हैं, ये बात लिखी हुई है इसके अंदर। आगे देखेंगे, कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि छानन पात्र से बाहर नहीं निकल पाते। इनको पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मगर कुछ कण ऐसे होंगे जो छान के बाहर नहीं निकल सकते, उनकी कौन सी क्रिया आएगी, तो इसमें देखो दूसरी की। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब हम इसे तेजी से घुमाया जाता है तब इसमें बाहरी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। तो इसमें जो है ये अपकेंद्र विधि द्वारा, जो हमारे घरों में वॉशिंग मशीन होती है जिसमें कपड़े सुखाने वाला जो होता है, उसमें कौन सा बल होता है, उसमें अपकेंद्र बल, मतलब वॉशिंग मशीन में कौन सा बल कार्य करता है, अपकेंद्र बल। ये सारे के सारे बातें दैनिक लाइफ में जो साइंस पूछी जाती है, जो साइंस हम यूज कर रहे हैं, उसी से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं। दूध को मथने पर क्या होता है, दूध के मथने पर, ये देखो मैं नहीं बताया था, दूध के मथने पर अपकेंद्र बल लगता है। कौन सा बल लगता है, अपकेंद्र बल। ऐसे ही ऐसे कैसे हमें देखने के लिए मिल जाता है, ऐसे कैसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो अनुप्रयोग, अपकेंद्र बल का उपयोग कहाँ है, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, डेयरी एवं घरों में क्रीम एवं मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों को जल निचोड़ने में, बताया था मैंने। तो ये जो है ये इनके अनुप्रयोग हैं, किसके, मतलब अपकेंद्र के। ये किसके उपयोग है, अपकेंद्र बल के। यहाँ पर अपकेंद्र लिख लेंगे, अपकेंद्र के उपयोग अनुप्रयोग है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ अपकेंद्र। दो दो आघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, दो आघुलनशील जो घुले ही ना, उन्हें कैसे अलग करेंगे। देखो मतलब ये किताब बहुत ही इंटरेस्टेड किताब है, मुझे अच्छा लगा इसे पढ़ के। देखो ये आघुलनशील पदार्थ है, इसमें ही ऊपर की ओर जो है, देखो ये ऊपर की ओर मिट्टी का तेल है, नीचे की ओर जल है। मिट्टी का तेल ऊपर क्यों तैरता है, क्योंकि इसका घनत्व जो होता है जल के मुकाबले कम होता है। अब ये कीप के द्वारा हम इसमें से जल के लिए अलग कर देंगे। तो कौन सी विधि है, द्रवों का पृथक्करण विधि। अनुप्रयोग देखो इसका क्या, तेल जो मेंथे का तेल होता है उसे भी ऐसे अलग करें। तेल व जल के आघुलनशील मिश्रणों को पृथक करना। धातु के शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलते, सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में, देखो जिसका घनत्व कम होएगा, घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है, देखो बताऊँ मैं घनत्व क्या है। घनत्व डेंसिटी, इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी क्या है, लगा लो एक ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में अगर ये कण जितने अधिक होंगे, किसी द्रव्यमान किसी पदार्थ के कण जितने अधिक होते हैं तो वो क्या कहते हैं, उतना ही घनत्वशील है, उतना ही ज़्यादा घनत्व उसका। अगर इतना ही द्रव्यमान में इसमें ले लूँ, इतना एरिया इसके अंदर, इसमें कण दूर दूर है, तो इसका घनत्व कम होएगा। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है कि, अरे कहाँ चला गया ये, तो इसमें क्या होता है, ऐसे इसके अंदर है तो जो कण दूर दूर होंगे वो किस में है, मिट्टी के तेल में दूर दूर कण है, इसलिए ऊपर ऊपर तैर रहा है। और जल के कण जो पास पास है, क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व ज़्यादा है ऊपर वाले के मुकाबले, तो इसलिए ऊपर तैर रहा है। तो घनत्व के कारण ये जो है फिजिक्स का टॉपिक है। आगे देखेंगे, नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। देखो इसमें भी ऐसे ही है,
ऊर्ध्वपातन की क्रिया, ऊर्ध्वपातन जो होता है सब्लिमेशन है, मैंने पिछली कक्षा में बताया था। ऊर्ध्वपातन वो क्रिया होती है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ द्रव न बनकर डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए, डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो, वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जो भी कोई पदार्थ है जो द्रव में नहीं बदले, ठोस से डायरेक्ट द्रव में न बदले, एकदम गैस बन जाए, तो वो उसमें कौन कौन से मैंने बताया था, जैसे कपूर, कपूर का ही पूछा गया है। कपूर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कपूर क्या है, कपूर एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ है कपूर, क्योंकि ये जो है ये द्रव में नहीं बदल कर डायरेक्ट इसमें बदल जाता है, ठोस से डायरेक्टली गैस बन जाता है, कपूर है। और मैंने कल ही बताया था NH4Cl, सोडी मतलब नौसादार, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। एक ये है एसीटोन, एसीटोन जो होता है नेल पॉलिश, नाखून छुटाने वाली पॉलिश के अंदर आता है ये। और ऐसे ही बहुत सारे मतलब हैं ऐसे पदार्थ जो डायरेक्टली, एक वो होता है जो बाथरूम में यूज करी जाती है, वो उसके अंदर भी होता है ये, जिसमें वो जो सुगंधित होती है, मतलब खुशबू आती है उसमें से, और धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। नाम याद ना आ रहा है उसका मुझे। क्या काली स्याही से डाई ही, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? देखो इसमें देखेंगे क्या है। क्रोमेटोग्राफी द्वारा अगर हम कहें काली स्याही इसमें विद्यमान डाइयों का पृथक्करण, मतलब अलग अलग अगर डाई का पृथक्करण वाला करें तो कौन सी विधि करते हैं? क्रोमेटोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। आगे देखेंगे, जो स्याही हम प्रयोग में अपने उसमें जल विलायक के रूप में है, जल के अंदर स्याही घोलते हैं, क्योंकि जल ज़्यादा मात्रा में तो जल विलायक कहलाएगा, और जो स्याही घुली हुई वो क्या है? विलय है, डाई विलय के रूप में है। जैसे ही जल छानन पात्र को ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्राय डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है, और इस प्रकार के रंग पृथक्करण संभव हो जाता है। मतलब जो कण ज़्यादा होएगा वो कण अधिक घुलेगा। जो मतलब डाई के अंदर जो कलर होते हैं वो कई कलर होते हैं, ये बात कही गई है इसके अंदर, एक कलर नहीं होता। आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रण से घटकों के पृथक्करण करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग होता है, मतलब ग्रीक भाषा का शब्द है ये क्रोमो। तो क्रोम का अर्थ क्या होता है? रंग। इस विधि में सबसे पहले रंगों को पृथक करने का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आ सकता है। क्रोमेटोग्राफी किससे संबंधित है? क्रोमेटोग्राफी मिश्रण से उसके जो रंगीन घटकों को अलग करने की विधि है। आगे देखेंगे इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है। ये एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। मतलब इसमें कैसे समझाऊं मैं, कि अगर एक तरह का विलयन है, लगा लो ये खाली जल के अंदर ही घुला हुआ है, सिर्फ जल ही विलायक है, और जल के अंदर चीनी घोल दूँ मैं, फिर उसके अंदर इंक घोलूँ, तो दो प्रकार के तो विलायक पहले से ही हो गए। तो केवल एक प्रकार के विलायक में घुले हुए पदार्थों का पृथक्करण कर सकता है ये विधि। आगे देखो, अनुप्रयोग क्या है? अनुप्रयोग इसके डाई में रंगों को पृथक करना। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट माने जो होता है ना, वर्णक होते हैं। पिगमेंट एक इंग्लिश का शब्द है जिसे वर्णक कहते हैं। वर्णक को अगर हम अपनी भाषा में कहते हैं उन्हें रंग कहते हैं, सही है। अगर हम अपनी भाषा में देखें इसे तो क्या कहेंगे? रंग कहेंगे इसके लिए। पिगमेंट का मतलब हमारा रंग जो होता है काला भूरा, आंखों का रंग काला, मतलब जैसे भी होगा वो किसके अंदर है, लेकिन मतलब मेलानिन एक पिगमेंट होता है, मेलानिन, जिसके कारण हमारी आंखों का रंग डिपेंड करता है, हमारी त्वचा का रंग भी उस पर डिपेंड करता है। जितना अधिक मेलानिन होएगा उतना ही अधिक व्यक्ति स्वस्थ होता है, ये बात कही जाती है। आगे देखो, इसमें है रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई व्यक्ति नशेड़ी, हम उसे कैसे पहचानेंगे? तो क्रोमेटोग्राफी करेंगे उसकी। क्या करेंगे? क्रोमेटोग्राफी। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम नशा नहीं करते और उसमें हमें पता है कि ये नशा करता है नहीं करता, उसकी पहचान कैसे होगी? तो उसकी क्रोमेटोग्राफी की जाती है रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए। आगे देखेंगे, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? ये बात देखो, इसके अंदर जो दो पदार्थ घुले हुए होंगे उनको कैसे कैसे अलग करेंगे? तो उनको आसमन विधि द्वारा पृथक करते हैं। कौन सी विधि के? आसमन। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। किस विधि द्वारा किसे अलग किया जा रहा है ये सब पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब निशान लगाना है इसके ऊपर, बाद में इसे जल्दी जल्दी रिविजन भी करना है। आगे देखा क्या क्या करना है। इस विधि को आसमन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण में करते हैं। इसका उपयोग आसमन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए
बिना उबलते हैं, जो विघटित हुए बिना उबलते हैं। मतलब जैसे हम किसी पदार्थ को उबालते हैं तो उसमें वो पदार्थ खंडित ना हो, अलग अलग ना हो और उबलते ना साथ साथ, उसमें हम आसवन विधि द्वारा निकालते हैं। आसवन विधि कैसी होती है? जिनके घटकों के क्वथनांक और मध्य अधिक अंतराल होता है, जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। आगे देखो, मतलब दोनों के क्वथनांक अलग अलग है, क्योंकि एक पदार्थ घुलना भी चाह रहा है, एक पदार्थ अलग होना भी चाह रहा है, दूसरा उसे अलग नहीं होने, क्योंकि उसका क्वथनांक उच्च होएगा। ठीक है, तो इस तरह के दोनों के क्वथनांक अलग अलग होंगे। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो जिनका क्वथनांक कितना डिग्री कितने का होगा, 25 केल्विन का अंतर होना चाहिए, 25 केल्विन का अंतर होना चाहिए। दो, अगर किसी विलायक के अंदर, किसी विलयन के अंदर विलय और विलायक के बीच में कितने डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, क्योंकि एक तो उबल रहा है, मतलब हमने दो पदार्थ घोले, एक तो घोली पानी और एक घोल रहा है नमक, तो नमक तो उबल गया 100 डिग्री सेल्सियस भाई, जबकि पानी जो उबल रहा है, मतलब जबकि जो नमक है वो उबलेगा कम से कम 125 मान लो तुम एग्जाम्पल फॉर, तो 125 डिग्री पर। तो दोनों को अगर हम अलग करें तो कौन सी विधि करेंगे? तो प्रभाजी आसमन, सही है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, पेट्रोलियम उत्पादों में विभिन्न घटकों का पृथक्करण, इसका उपकरण साधारण आसमन विधि द्वारा होता है। ये पढ़ना है इसका। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटके से भरी होती है। मतलब ये बोध रखा है क्या, कैसे कैसे करा जाता है। आगे, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करें? अगर वायु है तो वायु से हम गैसें कैसे प्राप्त करेंगे, ये इंपोर्टेंट है, से पढ़ के देखते हैं। मतलब ये विज्ञान है, विज्ञान में इंटरेस्ट ढूंढो कहाँ है। इसमें मतलब बहुत बहुत अच्छी बातें होती हैं, तो इसे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसमन द्वारा पृथक किया जाता है। अगर हमसे कहे कि वायु से हम गैसें कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्रभाजी आसमन द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये हमें इसे पढ़ना है बहुत गौर के साथ। आगे है वायु के घटकों का पृथक्करण, सही है, ये विधि पूरी दे रखी है, और इसे खाली इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा तो ना आता है, खैर इतना ही आता है कि कौन सी विधि द्वारा अलग करेंगे। बाकी के अगर इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं यहाँ तक। ये वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। ये मतलब विधि दे रखी, कैसे कैसे अलग करेंगे। किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। आगे देखें, बढ़ गया आगे। ये है क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किस में किया जाता है? क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ये भी ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे निशान लगा लेंगे। आगे है, उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण का वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में ठोस ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। अगर कोई ठोस द्रव में घुला और हम उसे अलग करना चाहते किससे करेंगे? क्रिस्टलीकरण द्वारा, ये भी लिखें। आगे अनुप्रयोग, उसका समुद्री जल से नमक है, अभी बताया मैंने। अशुद्ध नमूने से फिटकरी का पृथक्करण, मतलब कोई ठोस पदार्थ, ये पानी है और पानी के अंदर कण ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे में दिखना रहे और ठोस है वो, हम उनका अलग करना चाहते कैसे करेंगे? क्रिस्टलीकरण द्वारा। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अवस्थाओं का रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संघट के बिना परिवर्तित किए होते हैं और उनके रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन जो हमारी आंखों के सामने चेंज हो रहा है, जो भी चीज़ हमारी आंखों के सामने जो हमें दिख रही है और चेंज हो रही है, तो वो एक भौतिक परिवर्तन है। और अगर जो चीज़ हमारी आंखों के सामने नहीं हो रही और चेंज हो जाए, तो वो क्या परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अरे वाह, ये तो बहुत लंबा पार्ट है भाई। अब ये सब हम पढ़ लेंगे फिर भी, जहाँ तक हमें देखो, मोमबत्ती जलने की प्रक्रिया भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मोमबत्ती जलने की प्रक्रिया में कौन सी, ये पढ़ लेंगे, मतलब इसे कौन कौन सा परिवर्तन कैसा है। जल एवं खाना पकाने में तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इसमें रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। इनकी गंध और ज्वलनशील में अंतर है। ये पढ़ लेंगे, इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन, बस इतना है, इसके अंदर कोई ज़्यादा खास ना है। अब हम जो हैं, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व में यौगिक में वर्गीकृत किया जाता है।
अगर कोई शुद्ध पदार्थ जो प्योर एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं बाबू। कोई भी अगर कोई पदार्थ जो भी एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होएगा, टोटल बस वही कण हों, तब हम उसे शुद्ध कह सकते हैं वैज्ञानिक भाषा में। ठीक, तो वो जो है क्या है, तत्व है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। और तत्व दो जुड़ जाएं, दो या दो से अधिक प्रकार के विभिन्न विभिन्न पदार्थों से मिलकर बने हुए तत्व क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं ऊपर। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तत्व देखिए आगे, तत्व के लिए क्या कहते हैं, एलिमेंट इंग्लिश में। रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तत्व की खोज किसने की थी, तत्व किसने मत कहे थे, रॉबर्ट बायल ने। ये बात कहाँ लिखी हुई है, एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है, रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लोवेजियर ने सबसे पहले तत्व को परिभाषा के रूप में प्रतिपादित किया था। ये भी क्वेश्चन ऐसे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यही बेसिक है, तो हम इसे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कि रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व का प्रयोग किया था। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लोवेजियर 1773 में जिन्होंने तत्व की परिभाषा दी थी। तो इसमें दो वैज्ञानिक बन गए। शब्द किसने प्रयोग किया, रॉबर्ट बायल ने। इसकी डेफिनेशन किसने दी, तो ये लॉरेंट लोवेजियर नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने अनुसार तत्व पदार्थों का मूल रूप है। उनके अनुसार क्या था, तत्व पदार्थों का मूल रूप है जिसकी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम किसी तत्व को और छोटा करें तो रहेगा तो वो तत्व ही रहेंगे, तो वही कण और अधिक विभाजित नहीं हो सकते। ठीक है, आगे देखो, तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु, उपधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्राय दिए गए, धातुओं के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, देखो धातुओं के अंदर ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसी सफ़ेद सोने की तरह पीले रंग की होती हैं, इनके अंदर चमक होती है। ये ताप एवं विद्युत के सुचालक होती है। मतलब इसके अंदर अगर टेम्परेचर दें तो क्या होगा, जैसे कील, लोहे की कील को जब हम गर्म करते हैं तो इस साइड को गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे तो आग जल रही है और यहाँ पे गर्म हो जाता है, तो ये क्या ऊष्मा की चालकता है। ऐसे ही मतलब अगर हम करंट की देखें, विद्युत के लिए अगर हम इसमें तार लगाएं तो इसमें लोहे की तार में आ जाएगा करंट, इसके अंदर करंट आया, तो ये विद्युत की चालक भी है और ऊष्मा की भी चालक होती हैं धातुएं। आगे ये तन्य होती हैं, मतलब इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। और सबसे लंबा तार किससे बनता है, सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है, ये इंपॉर्टेंट है, सोना, ये ध्यान रखना। ये आघात वर्धीय नहीं है, मतलब इस पर हम अगर पीटे तो चादर के रूप में ढाल सकते हैं। आघात मतलब इस पर हम आघात करें, चोट मारें तो चादर के रूप में बन जाती हैं। आगे ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, मतलब अगर हम इस पर चोट मारते हैं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, साउंड भी बनाती हैं। सोना, चांदी, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातुओं का उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। ऐसा क्वेश्चन ही हर बार पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव है, तो पारा। और कौन सी अधातु, अगर हम इसी के ऊपर दूसरी बात करें, कौन सी अधातु है, अगर हम अधातु की बात करें तो अगर धातु कहें, धातु कमरे के ताप पर द्रव, तो धातु तो है पारा, धातु है पारा। और अधातु की बात करें तो अधातु कौन सी द्रव है, अधातु की बात करें जो कमरे के ताप पर द्रव है तो वो है ब्रोमीन। कौन सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे का टेम्परेचर कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं इस टाइम हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है इसे। अधातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं, देखो ये विभिन्न रंग की होती हैं, ये ताप एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। जैसे लकड़ी के अंदर ना तो ताप ही आता है, ना ही बिजली जाती है। ये चमकीली भी नहीं होती, प्रतिध्वनि आग बढ़ती नहीं होती। देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये अपवाद है। आयोडीन चमकदार होती है, ये अपवाद है कि ये जो है आयोडीन अधातु होने के बाद ही चमकदार है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ, तो कौन सी अधातु चमकदार है, आयोडीन। ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातु के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों वाले होते हैं, मतलब ना तो पूरी तरह से धातु होते हैं ना ही वो अधातु होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धचालक होंगे वो, मतलब ना तो उनमें लाइट जाएगी ना ही आएगी, जा भी सकती ना भी जा सकती, तो उन्हें कहते हैं उपधातु, मेटलॉइड कहा जाता है। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सही, इनके अर्धचालक भी बनते हैं, अर्धचालक धातु भी कहते हैं इनके, अर्धचालक धातु हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अर्धचालक धातु कौन सी है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगले पेज पर बढ़ते हैं, अगला पेज देखो, ये बहुत अच्छा है। अभी तक ज्ञात तत्वों में 100 से अधिक, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब अब तक ज्ञात तत्वों में कितनी धातुएं हैं, 100 से अधिक हैं। ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित है। कितने तत्व हैं, 92 तत्व। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस हैं। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं।
जबकि पारा भी मैंने बताया था, पारा क्या है धातु और ब्रोमीन क्या है अधातु। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर, गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में लेते हैं। मतलब अगर हम 303 केल्विन करें और क्या कहते हैं गैलियम और सीजियम, देखो 303 केल्विन कैसा आएगा, 273 में से घटाओ, 303 को 273 से घटाओ तो 3 और 3 जीरो, 10 में 7 के 3 बचे, बस 30 डिग्री सेल्सियस पर। अगर 30 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो गैलियम और सीजियम भी क्या है कमरे के तापमान पर द्रव हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जब मैं निशान लगाता हुआ ला रहा हूँ, कापी पेन उठाओ और भाई निशान लगाते चलो। यौगिक, देखो यौगिक क्या है, यौगिक एक यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। मतलब तत्व, इसका नियम, इसका मतलब इसका टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए जिस पर हमने तत्व से यौगिक बनाया हो, वो टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। और इनका हमें अनुपात ही पता होना चाहिए, इनका अनुपात ही पता होना चाहिए। ऐसे बिलियन में भी हमें अनुपात पता होता है कि इसके अंदर कितनी मात्रा में चीनी घुली, कितनी मात्रा में क्या घुला, जबकि मिश्रण में ऐसा कुछ हमें पता नहीं होता। मिश्रण में अनुपात पता नहीं होती, जबकि हमें बिलियन के अंदर अनुपात पता होती है। दो या दो से अधिक तत्वों के आपस में मिलते ही हम क्या पाते हैं, देखो अब ये जो है ये तो प्रयोग है, प्रयोग के बारे में है इसमें। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर दे रखा है। देखो मिश्रण क्या है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए, ये पढ़ना है, ये मतलब सब समझ में आ जाएगा, ये पढ़ोगे तब, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ये पढ़ो बस तुम, इसके लिए पढ़ना है, ये पढ़ना है। ठोस द्रव या गैस, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ कौन कौन से होंगे, शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण, समान संघटक असमान संघटक, ये पढ़ना है, ये फ्रेम पूरा, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अगला पार्ट अगला पेज देखेंगे। अगले पेज में क्विक रिवीजन होता है। ये क्विक रिवीजन मतलब हमें इसमें सारे के सारे बिंदु जितने दे रखे होंगे, आपने क्या सीखा, हमें सारे के सारे बिंदु हम पढ़ने होते हैं, बस इसे पढ़ लेंगे। और ऐसे ही जहाँ जहाँ मैंने अभी तक बताया वहाँ पर निशान लगा के और सारे के सारे क्वेश्चनों को रिवीजन करना है। अभी बताऊँगा, रॉबर्ट बायल ने सबसे पहले तत्व की रिसर्च की थी, और तत्व की डेफिनेशन किसने की थी, लॉरेंट लोवेरिजियर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने, मतलब उसकी। अब मैं एक बात बताऊँ, मैं क्या बताना चाह रहा था कि ये तो क्वेश्चन है, ये पढ़ने का ना होता है, जो मैंने अब तक बताया बस वहीं तक उतना ही पढ़ना है बस। कि बिलियन जो होते हैं, बिलियन के अंदर जो भी चीज़ घुली होती है उसकी हमें मात्रा पता होती है कि इसमें कितनी मात्रा में क्या घुला हुआ, लेकिन मिश्रण के अंदर हमें मात्रा का पता नहीं होता कितना क्या चीज़ घुली है। दूसरी बात, अगर हम यौगिक बना रहे हैं यौगिक, तो हमें तत्वों की मात्रा पता होती है, ठीक है। तो ये जितना मैंने बताया है सब पे निशान लगाने हैं और बढ़िया करके पढ़ाई करो।